नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद से कांग्रेस पार्टी को कोसा जा रहा है। उस पर हमले किए जा रहे हैं, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी, और ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो आक्रमण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो उसी समय ट्वीट कर दिया था, और लड़ो। फिर राम गोपाल यादव का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, और इसके बाद शिवसेना का मुखपत्र सामना, उसने भी दोनों पार्टियों की करारी आलोचना की, लेकिन जाहिर है कांग्रेस पर थोड़ा सा हाथ भारी रखा, जिसका मतलब है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो सब कांग्रेस को निशाना बना रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेता भी चुप हैं, लेकिन वो भी देर अबेर हमला ज़रूर करेंगी कांग्रेस पर। अखिलेश यादव ने खुद नहीं किया है, लेकिन उनके चाचा राम गोपाल यादव कर ही चुके हैं। और इन सब के अलावा मीडिया में और बुद्धिजीवियों में एक तबका है जो कांग्रेस पर हमला कर रहा है, और इन तमाम हमलों की दो वजह प्रमुख हैं। एक तो ये कि आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस की भी एक भूमिका है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ा। उसे चुनाव लड़ना चाहिए था बीजेपी को हराने के लिए, यानी परोक्ष रूप से उसने बीजेपी की मदद कर दी, और इसलिए उसकी आलोचना, निंदा वगैरह हो रही है। एक दूसरा हिस्सा है जो इसलिए आलोचना कर रहा है कि आम आदमी पार्टी की हार पर कांग्रेसी खुश क्यों हैं, यानी दिल्ली के कांग्रेसी भी खुश हैं, और दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी केजरीवाल की हार को लेकर कांग्रेस में कमोबेश खुशी की भावना है। उन्हें केजरीवाल की पराजय से अच्छा महसूस हो रहा है, फील गुड कर रहा है, ये कहना चाहिए। तो ये दोनों वजह हैं जिसकी वजह से कांग्रेस टारगेट पर है, और वैसे भी कांग्रेस हमेशा से टारगेट पर रही है इन तमाम छोटे दलों की। जब भी मौका मिलता है वो कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, और कई वजहों से, और कई वजह वाजिब भी हैं, निशाना साधा भी जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक दिल्ली की हार का ताल्लुक है, उस मामले में शायद ये छोटे दल कांग्रेस के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि केजरीवाल और उनकी पार्टी की भूमिका क्या रही है, न केवल दिल्ली में बल्कि तमाम जगहों पर वो कांग्रेस को हराने के लिए घूम घूम कर प्रचार करती रही है। वो उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ने गई है जहां कांग्रेस पार्टी प्रमुख पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है, और जो जिसकी चुनाव में संभावनाएं बन रही थी। गोवा में उसने ये खेल खेला, गुजरात में खेला, हरियाणा में खेला, पंजाब में खेला, हिमाचल प्रदेश में खेला, उत्तराखंड में खेला, मतलब जहाँ भी। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये बार बार कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, यानी वो बीजेपी का काम करती है, कांग्रेस को और विपक्ष को कमज़ोर करती है। अब देखिए, हरियाणा में राहुल गांधी अंत तक कोशिश कर रहे थे कि दोनों के बीच में तालमेल हो जाए, लेकिन तैयार नहीं हुए। केजरीवाल अंत में झटका दे दिया, और करीब 2-2.5% वोट उनकी पार्टी ने लिए, और कई सीटों पर वो कांग्रेस की हार का कारण बने। चलिए, हरियाणा का अध्याय खत्म हो गया था। कांग्रेस फिर हाथ बढ़ा रही थी कि अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव तो मिलकर लड़ा था, उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला, कोई बात नहीं, अब दिल्ली में हाथ मिलाते हैं। लेकिन केजरीवाल ने एक तरफा तौर पर मना कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। तो ये फैसला केजरीवाल ने किया था, और केजरीवाल को समर्थन देने वाले दल कौन थे? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने भी उनको समर्थन दिया था। तो सारे लोग तो केजरीवाल के साथ थे। अब अगर कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन पाने की कोशिश करती है,
तो वो क्या बीजेपी से लड़ेगी या उस पार्टी से जिसने उसकी ज़मीन हथियाई है? ये तो जग जाहिर तथ्य है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल खड़े हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंकर। बीजेपी का वोट बैंक तो जस का तस है, था, अब तो इस चुनाव में बढ़ भी गया वो, तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। तो अगर कोई पार्टी अपनी खोई हुई ज़मीन पाने की कोशिश करती है तो क्या गलत करती है? और इस कोशिश के बाद करती है कि वो तालमेल के लिए तैयार है और सामने वाली पार्टी उसके लिए रेडी ना हो, तब वो क्या करे? क्या वो घर बैठ जाए, वो चुनाव न लड़े? ये तो बड़ा हास्यास्पद सा सवाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ मीडिया के लोग, जिनके अंदर एक कांग्रेस का अंध विरोध भरा हुआ है, एक समाजवादी खेमा है जो अभी तक, आज तक गैर कांग्रेसवाद की रूढ़ धारणा से में उलझा हुआ है। ये लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के ज़माने की बात है, जब कांग्रेस बहुत शक्तिशाली पार्टी होती थी और उसको हटाने के लिए गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था। उस समय समझ में आता था कि कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए सारे गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन आज तो परिस्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। आज तो गैर बीजेपी वाद का नारा देना चाहिए, लेकिन समाजवादियों का सोच अभी वहीं अटका हुआ है 60-70 के दशक में, और वो कांग्रेस को उसी तरह से दुश्मन के तौर पर ट्रीट करते हैं। वो जानते तो हैं कि बिना कांग्रेस के ना विपक्षी एकता होगी और ना ही बीजेपी को हराया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो कांग्रेस में खोट निकालते रहते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने वो नहीं किया। बहुत सारे खोट हैं कांग्रेस में, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जहाँ तक इस चुनाव का ताल्लुक है तो ये तो, और उस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और कांग्रेस पार्टी की खुशी, इन दोनों का ताल्लुक है, तो कम से कम मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल लगातार उस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो पार्टी हारती है और उसकी हार में एक छोटी बड़ी भूमिका उसकी भी बनती है, तो ये तो उसके लिए खुशी की बात होगी। और दिल्ली कौन सा बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पर हार जीत से राष्ट्रीय राजनीति पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं था और केजरीवाल जिस तरह से चला रहे थे सरकार, वो भी अपने आप में बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ था। ठीक है कि मोदी सरकार ने उन्हें काम करने नहीं दिया, लेकिन केजरीवाल का अपना रवैया, शराब घोटाले का मामला, शीश महल का मामला, ये तमाम चीज़ें थीं जो इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभा रही थी। तो उनकी तरफ ध्यान न देकर, उन पर सवाल न उठाकर कांग्रेस पर सवाल उठाना, ये थोड़ा समझ से परे है। ये कांग्रेस के साथ ज़्यादती है। तो ये जो दुराग्रह बना हुआ है क्षेत्रीय दलों का, या कहें कि उनको डर सताता है, या यूँ कहें कि कांग्रेस ने पहली बार अपनी मसल्स दिखाई हैं, अपनी ताकत दिखाई है कि अगर आप हमारे ऊपर नाजायज़ दबाव डालोगे, हमें ब्लैकमेल करोगे, तो मौका आने पर हम भी आपको पटखनी दे सकते हैं, जैसा कि दिल्ली में हुआ। दिल्ली में 13 सीटों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं की पराजय में उसकी भूमिका बनी है। तो ये एक कड़ा मैसेज सभी क्षेत्रीय दलों को गया कि कांग्रेस अगर जहां भी मौका मिले उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो कांग्रेस के लिहाज से ये मैसेज जाना एक तरह से ज़रूरी था कि जो दूसरे दल हैं वो उसके महत्व को समझें और उसको उसके बाह मरोड़ने का खेल न खेलें। हम जानते हैं कि ममता बनर्जी इस मामले में बहुत ही निर्मम तरीके से खेल खेलती रही हैं। बीच चुनाव में उन्होंने कहा था कहाँ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस को वो खारिज करती रही हैं, उससे किसी भी तरह का तालमेल उन्होंने
अपने स्टेट में तो नहीं दिखाया। तो ये क्षेत्रीय दल जब जहां उनकी ज़मीन है और जहां कांग्रेस भी है उसके साथ थोड़ा भी लेन देन करने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा भी उनको एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो अगली पार्टी भी तो ये संदेश देगी। और ये संदेश गया है। ये संदेश उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी गया है, बिहार में तेजस्वी यादव लालू यादव को गया है, महाराष्ट्र में जो साझेदार हैं उनको भी गया है। अब देखिए कि राम गोपाल यादव को ये वहम हो गया कि उत्तर प्रदेश में उनकी वजह से, उनकी पार्टी की वजह से कांग्रेस को 5 सीटें मिल गई। वो दूसरा, इस पूरे सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखते हैं कि कांग्रेस की वजह से उनकी पार्टी भी 37 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। अगर ये तालमेल ना होता तो दोनों डूबते, ना कांग्रेस 5 सीटें जीत पाती और ना ये 37 सीटें जीत पाते। ये तो राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया था संविधान को बचाने का, जाति जनगणना का, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का, और उधर अखिलेश यादव पीडीपी का फार्मूला, पीडीए का फार्मूला चला रहे थे, तो ये दोनों जब एक साथ आ गए तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा, असर पड़ा और उसकी वजह से वो नतीजे आए। लेकिन अब उसका श्रेय आप अकेले लेना चाहें और ये कहें कि कांग्रेस की तो कोई ज़मीन ही नहीं थी, कांग्रेस का तो कुछ वजूद ही नहीं है, ये लड़ाई पैदा करने वाली बात है और आगे के लिए रास्ते बंद करने की बात है। अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो होना तो ये चाहिए कि इस विवाद में उनकी पार्टी ना पड़ती और अभी से तैयारियों के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती और जिस भी तरह से अभियान चलाने हैं वो चलाना शुरू करती। लेकिन वो अपने ही साझेदार को कमज़ोर बताकर अपना ही नुकसान करने पर आमादा है। यही हाल अभी बिहार में होना है। बिहार में नवंबर में चुनाव है, वहाँ क्या होगा? अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव, हालांकि उन्होंने कभी इस तरह का दिखाया नहीं है तेवर और कांग्रेस के साथ वो मिलकर ही चलते रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अब उनको लगता हो कि कांग्रेस गैर ज़रूरी हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी कांग्रेस का फिर से एक उठान चल रहा है, वो रिवाइव कर रही है और कई राज्यों में इसके असर दिख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी दिखेंगे। तो ऐसी सूरत में ये तो बेहतर होता कि उद्धव ठाकरे सामना में इस तरह की टिप्पणी करने से रोकते, अखिलेश यादव अपने चाचा को बोलते कि ये सब मत कीजिए, उमर अब्दुल्ला पब्लिकली ना कहते, तृणमूल कांग्रेस के नेता अपनी ज़ुबान को थोड़ा लगाम देते, काबू देते और माहौल को विषाक्त ना करते, बजाय इसके कि अब नई पहल होनी चाहिए एकजुटता की, आगे की लड़ाई के लिए, क्योंकि बीजेपी से सबको मिलकर ही लड़ना होगा और नहीं तो बीजेपी, मोदी सरकार एक एक करके सबको निपटाने में लगी हुई है। और अभी अरविंद केजरीवाल निपटे हैं, अब उनका निशाना पश्चिम बंगाल है और ममता बनर्जी जब 20 साल होंगे तो उनके खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी होगी और चुनाव आयोग और कारपोरेट और मीडिया सब फिर से पिल पड़ेगा और इस बार बड़ी मुश्किल होगी ममता बनर्जी को चुनाव निकालने में। तो ये समझ में आनी चाहिए बात, और चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो उसे भी समझना चाहिए कि उसे जो प्रोएक्टिव काम करना चाहिए एकता के लिए वो नहीं कर रही। लोकसभा चुनाव के बाद से आज तक इंडिया गठबंधन की कोई बैठक उसने नहीं की है, ना बुलाई है, ना उसने उसका आह्वान किया है, ना विपक्षी दल जो गैर बीजेपी दल हैं उनसे बातचीत की है, कोई राय मशवरा किया है। इतने चुनाव इस बीच में निकल गए, उन चुनावों पर उसने अपने सहयोगी दलों से बात नहीं की है। तो ये कांग्रेस का रवैया भी बहुत ही लचर, सुस्त और नकारात्मक है। सिर्फ राहुल गांधी की यात्राओं से या उनकी बयानबाजियों से, केंद्र सरकार पर लगातार हमले करने से या एक नरेटिव किसी तरह से बना लेने से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अल्टीमेटली इसको ट्रांसलेट करना होगा वोटों में, और वोट में वो तभी तब्दील होगा जब निचले स्तर तक ये संदेश आएगा कि विपक्ष एकजुट है, उसका एक कॉमन एजेंडा है, उसकी एक कॉमन टीम है, वो मिलकर
साथ में प्रचार कर रहे हैं, साथ में विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का, उसके गलत कदमों का, और हर जगह जहां दमन है, अत्याचार है, उत्पीड़न है, उसका विरोध कर रहे हैं मिलजुल कर। तो होना तो ये चाहिए था कि सब एकजुट होकर एक मंच पर आए, और ये पहल निश्चित रूप से कांग्रेस को ही करनी चाहिए, और करनी चाहिए थी, और अब करनी चाहिए अगर अभी तक नहीं हुई। लेकिन दिल्ली के चुनाव भी निपट गए हैं और अभी तक कोई सुगबुगाहट कांग्रेस में दिख नहीं रही है। तो कांग्रेस कर क्या रही है? राहुल गांधी खड़गे कर क्या रहे हैं? क्या उन्हें कहीं कांग्रेस के अंदर ये तो नहीं है, ये धारणा तो नहीं पनप रही है कि ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये विश्वसनीय नहीं है, इनके भरोसे मोदी सरकार से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, इसलिए पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए। लेकिन अपने को मजबूत करने की भी कोई हलचल दिखे तो भी माना जाए, वो भी नहीं है। बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा है। 3 चुनाव बैक टू बैक पार्टी हार चुकी है, और जो लोकसभा चुनाव से जो एडवांटेज मिला था, जो माहौल बना था, वो उसने धीरे धीरे ख़त्म हो जाने दिया है। तो इसके लिए तो क्षेत्रीय दलों को दोष नहीं दिया जा सकता है, ये कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, अपनी हालत के लिए भी और विपक्षी एकता के लिए भी। तो अगर कांग्रेस की इस नकारात्मक भूमिका की वजह से भी बहुत सारे क्षेत्रीय दल उससे खफा हैं, उससे नाराज़ हैं, दुखी हैं, तो ये कोई हैरत की बात नहीं है। उनका ये दुख बिल्कुल जस्टिफाइड है, सही है, वाजिब है, और उन्हें मिलकर अब कांग्रेस पर दबाव डालना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। विरोध वाला नहीं, एकजुट होकर कांग्रेस पर दबाव डालना चाहिए, या कांग्रेस से बात करनी चाहिए कि अब वो सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। 2029 आने के इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और इस बीच में जितने चुनाव हैं, चाहे बिहार का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव, जितने भी महत्वपूर्ण चुनाव हैं, उनकी कैसे एकजुट होकर संगठित तैयारी की जा सके, इसके लिए भी कोई एक एजेंडा सेट करना चाहिए। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, एक सेक्रेटरिएट हो इंडिया गठबंधन का, कोई कोऑर्डिनेटर हो, कन्वेनर हो, उसके ऑफिस बेरर हों। ये सब पहल करने की ज़रूरत है, जो कि कांग्रेस की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही है, और ये इसका बहुत नकारात्मक और मैसेज जा रहा है जनता में कि ये लोग केवल चुनाव के समय एकजुट होते फिर बिखर जाते हैं। और जाहिर है कि इस तरह के रवैये से बीजेपी के खिलाफ, उस बीजेपी के खिलाफ जो हर तरह से मजबूत हो चुकी है, उसने हर सिस्टम के हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया है, इलेक्शन कमीशन से लेकर कोई ऐसा, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधान पालिका हो, चाहे कोई भी अंग हो, मीडिया तो पहले से ही है, कब्जा कर लिया है। तो उससे लड़ना आसान नहीं होगा, बहुत कठिन होगा। ऐसे में ये चुनौती बहुत बड़ी हो गई है, और उसे समझकर अगर कांग्रेस अब पहल नहीं करती है तो कांग्रेस को दोषी मानने में कोई गलत बात नहीं होगी। दिल्ली में जो उसने किया, मेरी समझ से बिल्कुल ठीक किया। दिल्ली में केजरीवाल के हारने पर उसे खुशी है, बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। लेकिन अब आगे का रास्ता कैसे बनाया जाए, अगर वो नहीं बनाती है तो ये उसकी सरासर नाकामी भी होगी, अक्षमता भी होगी, अकुशलता भी होगी, और दूरदृष्टिहीनता भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।